हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पा गुप्ता, आपकी होस्ट, और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का न्यू सोर्स के इस इंफॉर्मेटिव शो में। फ्रेंड्स, इस शो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी एक बार फिर से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर होते हैं आपके स्टार्टअप एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हर तरह के सवालों के जवाब। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होते हैं हमारे दो एक्सपर्ट कंसल्टेंट, सीए मिस्टर हेमंत गुप्ता जी एंड सीएस मिस्टर आकाश राय जी। पर फ्रेंड्स, इस शो को शुरू करने से पहले मैं अपने उन नए दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि वो भी हमारे शो से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आपकी जो भी क्वेरीज या जो भी सवाल हैं उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फोन नंबर या मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस नए शो की सेकंड एपिसोड की विद आवर बोथ कंसल्टेंट सीए मिस्टर हेमंत गुप्ता जी एंड मिस्टर आकाश राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। थैंक यू शिल्पा। सर, शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। सर, पहला मेरा सवाल, आपने फर्स्ट एपिसोड में जैसे कि हमारे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए सवाल था कि क्या ये सही समय है जब वो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया था कि हाँ, दिस इज द राइट टाइम व्हेन जब ये अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। पर सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं उस कैटेगरी से जुड़े हुए कि जिनके पास अभी जॉब नहीं है, उनकी जॉब जा चुकी है और वो बिजनेस को स्टार्ट करने पर मजबूर हैं, पर उनके सामने समस्या ये है कि वो ना तो बिजनेस की समझ रखते हैं कि कैसे उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, ना ही उनके पास प्रूफ प्लान होता है कि वो कैसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सर, आप उन व्यूअर्स को कैसे गाइड करेंगे कि वो अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सके? इस पे थोड़ा सा मुझे आपसे राय चाहिए आपकी। देखिए शिल्पा जी, जो व्यूअर ऐसे हैं या जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी बिजनेस नहीं किया या उनकी फैमिली में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो ऐसे लोगों को कुछ ज्यादा ही रिसर्च करनी होगी, प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो 3 चीजों से मिलके बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्टार्टअप की नॉलेज, यानी ज्ञान होना चाहिए आपको कि स्टार्टअप करना कैसे है, बिजनेस करना कैसे है। एक्चुअली क्या है, स्टार्टअप तो एक नया नाम है, बिजनेस तो पहले भी स्टार्ट होते थे, लेकिन अब इसको स्टार्टअप का नाम दे दिया है, इसको डिफाइन कर दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्टअप पे कड़ी रिसर्च चाहिए। और बेसिकली शिल्पा जी, मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप एक्चुअली कुछ है नहीं। स्टार्टअप जो है वो एक ऐसे बिजनेस मॉडल को खोजना है जिस बिजनेस मॉडल को रिपीटेबल और स्केलेबल बनाया जा सके। मतलब इस मंदी के दौर में नए नए बिजनेस मॉडल खोजे जा सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना आ गया है तो ऑनलाइन बिजनेसेस किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग जो नए हैं वो एकदम से फ्लिपकार्ट बना लेंगे, स्नैपडील बना लेंगे, अमेज़न बन जाएंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो छोटे स्तर पर अपनी छोटी ऑडियंस को टारगेट करके भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम कैपिटल में स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपकी ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो ये ध्यान रखें कि एक स्टार्टअप को जब आपने शुरू करना है तो उस केस में आप ऐसे बिजनेस मॉडल की खोज करें जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो। अब रिपीटेबल और स्केलेबल क्या होता है, इसके बारे में भी आपकी दर्शक जानना चाहेगी। तो मैं बताना चाहूंगा, रिपीटेबल मतलब कि अगर आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना या आपकी कोई ऐसी सर्विस बनी जो उसी कस्टमर को बार बार यूज करनी पड़े, तो ये प्रोडक्ट या सर्विस या इसको ओवरऑल बिजनेस मॉडल के तौर पे देखें तो ये रिपीटेबल है। और स्केलेबल का मतलब ये है कि जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंच सकें थ्रू ऑनलाइन या अपना ब्रांचेस खोल के, फ्रेंचाइजी दे के। तो यानी ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कि वो रिपीटेबल है भी है या नहीं है, या स्केलेबल है भी है नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी एक कंपोनेंट कम होगा तो फ्यूचर में आप हो सकता है छोटे लेवल पर स्टार्ट तो कर जाए, बट बाद में फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए और जो आपने किया भी है उसमें इतना मार्जिन ना मिले कि आपका बिजनेस उस वक्त बंद होने की नौबत आ जाए और आपका जो साल या 2 साल लगाया हुआ है वो फिर खराब हो जाए। पर अगर आपने यहाँ पे बात करी रिपीटेबल और स्केलेबल की, इस विषय में थोड़ा सा मैं आकाश जी से और जानना चाहूंगी। आकाश जी, रिपीटेबल और स्केलेबल एक बार और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें, क्या है ये?
देखिए शिल्पा जी, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है जितना इम्पोर्टेंट डिसीजन आपका ये है कि आप किस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पास एक बिजनेस प्लान होता है, आप उसे स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर क्या हो अगर फ्यूचर में जाके आप उसे रिपीटेबल या सेलेबल या स्केलेबल ना कर पाए। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो सक्सेसफुल होने के साथ साथ बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी दे सके। मतलब आप उसे स्केल कर सकें। तो आपका प्रोडक्ट बाय नेचर इस तरह का होना चाहिए जो आपके कंज्यूमर को बार बार जिसकी जरूरत हो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो स्टार्टिंग में कोडक कैमरा आया था, उनका जो प्रॉफिट मॉडल था वो उस कोडक कैमरा से कम था, उसकी जो रील थी जो उसमें यूज होती थी उससे था। तो ये एग्जांपल है, उस रील की जरूरत उनकी कंज्यूमर को बार बार पड़ती थी, तो वो क्या था, रिपीटेबल था। उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करने के लिए कस्टमर को बार बार उसे परचेज करना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट रिपीटेबल होने का मतलब है कि एक फिक्स यूज के बाद आपके कस्टमर को प्रोडक्ट दोबारा चाहिए। वो आपका रिपीटेबल बिजनेस मॉडल का एग्जांपल है। और स्केलेबल मतलब आपका बिजनेस मॉडल या आपका प्रोडक्ट आप सक्सेसफुल होने के बाद अगर आप उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर आप उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल में आप जा रहे हैं उसे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की क्या संभावना है। और एक चीज आपके नए दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ अपना स्टार्टअप मत स्टार्ट करिए। किसी एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करिए, उसको इतना अच्छा बनाइए और ट्रायल करिए। एक्चुअली क्या है कि एक ही प्रोडक्ट पे जब आप फोकस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा स्केल कर पाएंगे और उस प्रोडक्ट से आपकी आगे पहचान बनेगी। और एक प्रोडक्ट पे फोकस करने से होगा क्या, आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और जल्दी से जल्दी आप सेल को ला पाएंगे। तो ज्यादातर क्या है कि नए नए जो बिजनेसमैन होते हैं, नए जो स्टार्टअप करते हैं, वो ये गलती करते हैं, वो ये कहते हैं अपनी ऑडियंस को, आप बताओ हमें क्या, आपको क्या खरीदना है, हम वो बेचने को तैयार हैं, या आपको क्या सर्विस चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है ऑडियंस को चूज करना। तो ऐसा नहीं है हर कैटेगरी की ऑडियंस आपके साथ हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले एक कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विस देने से स्टार्ट किया। उसी को अच्छे से अच्छे पैकेजिंग बनाई, उसी की प्रोसेस इंप्रूव किए, ज्यादा अच्छे से सर्विस दी। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन का पूरा मॉड्यूल बना दिया, उसके बाद कंप्लायंसेस का भी मॉड्यूल बना दिया, फिर उसके बाद मैंने गो ऑनलाइन का भी मॉड्यूल बना दिया। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो स्टार्टअप इंडिया में सपोर्ट देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम आगे और जो सर्विसेज हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो सर्विसेज हैं, हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो शुरुआती लोग हैं उन लोगों को तीन चीजों का ध्यान पूरी तरीके से रखना है। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक ही प्रोडक्ट को डेवलप करें। सर्विस डेवलपमेंट में भी उसकी सर्विसेज की पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट की तरह करें। और आइडिया या प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो पहले दिन से ही, वरना 2 साल बाद फंस जाएंगे। आज तो चलो निकल जाएगा एक बार काम, लेकिन 2 साल बाद फिर ये लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने ये आपको बताया। और इसके बाद बात आती है कि प्रोडक्ट को डेवलप कैसे किया जाए। मतलब बात ये नहीं है कि मैंने कह तो दिया, बट सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट डेवलप ऐसा करना है जिसको रिपीटेबल और स्केलेबल बनाया जा सके। मेरा तो ये कहना है प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं मार्केट में, जिस फील्ड में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं उसी से रिलेटेड। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी आती है कि आपकी स्किल सेट क्या है और मार्केट की डिमांड क्या है। तो अगर मार्केट की जो डिमांड है वो आपकी स्किल सेट से मैच नहीं करती है तो पहले आप स्किल सेट सीखिए। और अगर आपकी स्किल सेट मार्केट की जो डिमांड है उससे मैच करती है तब तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि हाउ टू डेवलप प्रोडक्ट। जैसे आज की डेट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज मैं जो भी प्रोडक्ट डेवलप करता हूं, जिसको आप सर्विसेज कह सकते हैं, सर्विसेज को प्रोडक्ट के शेप में डेवलप करता हूं। तो कैसे डेवलप करता हूं, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसमें भी एक सेगमेंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रोडक्ट को मैंने कैसे डेवलप किया है और उसको लोगों तक पहुंचाया कैसे, ताकि लोगों को पता चले कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया, उसमें बहुत सारा कंटेंट डाला, उसके लिए एक वीडियो बनाया, उसके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो भी बनाया। वो ट्रेनिंग वीडियो मेरा स्टाफ
जो कस्टमर आएगा उससे डील करने के लिए यूज करेगा। तो क्या है कि प्रोडक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने कुछ बना दिया और पेश कर दिया। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो आप तो बेच नहीं जाएंगे मार्केट में, या तो ऑनलाइन पोर्टल बेचेगा, तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी ना उसमें। हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके आधे अधूरे तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, तो फिर बिकता नहीं है, फिर हमें लगता है कि ये तो रिपीटेबल और स्केलेबल नहीं है। तो ये भी चीजें देखनी होंगी। तो यानी कहने का मेरा मतलब है, अगर मैं इसको समराइज यहाँ पे ऐसे करूं कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी सर्विस भी देखनी पड़ेगी, और केवल सर्विस का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको प्रोडक्ट के शेप में लॉन्च करना पड़ेगा। और शुरुआत में 1 या 2 प्रोडक्ट पर ही जाइए, और ये ध्यान रखिए रिपीटेबल और स्केलेबल हो। और इसमें काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारा जो शो है वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करना पड़ेगा, इसमें आपको ज्ञान इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस भी देखने पड़ सकते हैं, कुछ कोर्सेज फ्रेमवर्क जो दिए गए हैं वो भी करने पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। आपका जो नया कैटेगरी का ऑडियंस है जिसको बिजनेस करना नहीं आता है। पर अभी आपने ऑडियंस की बात करी कि तो सर ये मैं आपसे आकाश जी ये जानना चाहूंगी, ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट किया जाए कि ये ऑडियंस हमारे स्टार्टअप के लिए सही है एकदम? देखिए, आप कभी भी ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं करते हैं, आपका प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस को खुद सिलेक्ट कर लेता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे हेमंत जी ने एक बात बोली थी कि अगर आपका स्किल सेट मार्केट की डिमांड को मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका स्किल सेट मार्केट की डिमांड को मैच नहीं करता तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट या बिजनेस या सर्विस प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ऑडियंस को चूज करने के आपके पास ऑप्शन तब आएगा जब आपके पास एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के ऑडियंस हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक हम प्रोडक्ट ले लें कि जैसे कि मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कोडेक कैमरे का। हम वहां पे ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो एक कैटेगरी है, उनके लिए स्पेशल लेंसेज चाहिए। और आपका जो प्रोडक्ट है कैमरा वो बेसिक है बिगिनर्स के लिए, तब आप चूज कर सकते हैं कि आपको प्रोफेशनल्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है या फिर आपको बिगिनर्स के लिए बनाना है। तो आपका प्रोडक्ट ये डिसाइड करेगा कि आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी के ऑडियंस को आपको चूज करना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ऑडियंस चूज कर लें, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लें, या फिर आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ऑडियंस चूज कर लें। बट ज्यादा बेटर ये है कि आप कोशिश करिए कि पहले ऑडियंस चूज कर लीजिए अपने स्किल सेट के हिसाब से, उनकी जरूरतों पे रिसर्च करिए और फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनाइए। और वो ऑडियंस जितनी बड़ी होगी उतना ही स्केलेबल होगा। अगर वो ऑडियंस केवल आपकी सिटी तक सीमित है तो आप बहुत बड़ा स्केल नहीं कर सकते कल को। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आप कम ऑडियंस को टारगेट करें, वो एक अलग बात है, वो स्केलेबल बाद में कर लेंगे, आप बाद में टारगेट कर लेंगे। जैसे मैंने भी पहले ऐसे ही किया था, कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ केवल पहले दिल्ली में टारगेट किया, तो दिल्ली में जब मुझे लगा सक्सेसफुल है तो फिर मैंने बाकी पूरी कंट्री में भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। पर सर एक बात और मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने बोला कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑडियंस और रिपीटेबल और स्केलेबल, ये सारे आपने पॉइंट्स अभी रखे, लेकिन जब लोग स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उनके पास प्रॉब्लम जो आती है वो कैपिटल की आती है। देखिए, इसके बारे में पिछले एपिसोड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल की आती है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में इतना पैसा नहीं लगता है, सर्विस को पैकेजिंग करने में इतना पैसा नहीं लगता है, मेन उसमें लगते हैं थॉट्स, जो रातें जगनी पड़ती हैं वो लगते हैं, टाइम लगता है, नॉलेज एक्वायर करने में टाइम लगता है, ऑडियंस के साथ सर्वे करने में टाइम लगता है, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है। जो लोग उस पॉइंट पर ही पैसा अगर चाहते हैं, फंडिंग चाहते हैं, उनको कभी फंडिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका थॉट्स और आइडिया वो अभी तक बना ही नहीं है। तो ऐसे केस में पहले कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कुछ मतलब ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा, कुछ सेल स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज की डेट में जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करते ही आपको वेबसाइट चाहिए, आपको मोबाइल ऐप चाहिए। आप चाहें तो फेसबुक पे पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज जो बिजनेस के लिए बनता है, आप उसमें अपने सारे प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, आप उसी को मार्केट कर सकते हैं। इतना फ्री स्टफ है कि आप ये मान के चलिए कि इतना इजी है आज की डेट में खुद वेबसाइट बना लेना, प्रोडक्ट शो करवा देना। ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट बना के डाल सकते हैं और उनको मार्केट कर सकते हैं। मेन पैसा तब लगेगा जब आप उसको एक्सपेंड करने जाएंगे। पहले आप ट्रायल कर लीजिए और ये अचीव कर लीजिए। एक्चुअली मैंने जैसे पहले ही बताया था कि स्टार्टअप क्या है, एक ऐसे बिजनेस मॉडल की खोज जो रिपीटेबल और स्केलेबल हो। तो अगर आपने ये खोज लिया
तो आप उसको पेपर पेन पे निकाल सकते हैं। न्यूज सोर्स भी उसमें हेल्प कर सकती है आगे बढ़ाने के लिए। हम उसको आगे बता सकते हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे ऐसे कैटेगरी के लोगों को। अभी तो हम बिल्कुल बिगिनर कैटेगरी के लोगों को कवर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सर हेमंत जी, अभी मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूंगी कि जैसे कि अभी एमसीए ने डायरेक्टर्स की डिटेल्स में कुछ चीजें डिसेबल करी हैं, स्पेशली एड्रेस को डिसेबल करा गया है, तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेबल किया गया है? मेरे ख्याल से जहां तक मुझे सुनने में आया कुछ सिक्योरिटी पर्पस का इसमें बात था, तो सर क्या है ये, क्यों डिसेबल करा गया है? एक्चुअली शिल्पा जी क्या हो रहा था कि कुछ एक न्यू कंपनियां जो बन रही थी उसमें एक फ्रॉड हो रहा था कि एमसीए से वो डेटा उठा के लोग उन डायरेक्टर्स के घर जा रहे थे कुछ किट डिलीवर करने के लिए। और उसके लिए वो 2,000-2,500 रुपए चार्ज कर रहे थे। हमारे भी बहुत सारे क्लाइंटों के साथ ऐसा हुआ। हालांकि हमने अपने क्लाइंट्स को तो अवेयर कर दिया और अब हम लोग हर क्लाइंट को जो भी कंपनी बनती है उनको ये अवेयर कर देते हैं कि कोई भी किट डिलीवर करने के लिए आए तो उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो वो इसलिए भी रहा था कि आज से 2-3 साल पहले अगर देखें तो डायरेक्टर की डिटेल फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ अवेलेबल थी। तो कुछ टाइम पहले ये चीजें चेंज की गई थी, 1-1.5 साल पहले, कि उनका फोन नंबर और मेल आईडी अब नहीं मिलता किसी को भी। आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है डायरेक्टर का। आपको कंपनी का मेल आईडी मिल जाएगा लेकिन कंपनी का कोई फोन नंबर नहीं मिलेगा। कंपनी के नेम से आप वेबसाइट सर्च करके फोन नंबर निकाल लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब एमसीए नहीं दिखाएगा आपको ये फोन नंबर। और इसी कड़ी में इस तरीके के फ्रॉड को देखते हुए इन्होंने अब एड्रेस भी दिखाना बंद कर दिया है। कि लोगों को अगर फोन नंबर और मेल आईडी नहीं मिल रहे थे तो एड्रेस तो मिल रहा था, एड्रेस पे पहुंच जाते थे। जैसे नई कंपनी बनती थी तो डायरेक्टर के एड्रेस शो हो रहे थे, एड्रेस निकल जाते थे। तो अब वो आम पब्लिक को एड्रेस भी दिखाना बंद कर दिया है, जो कि डायरेक्टर की प्राइवेसी को और सिक्योर करने के लिए स्टेप लिया है एमसीए ने, और स्पेशली इस वजह से लिया गया है। जैसे कि विकास जी, मैंने सुना कि घर पे जाके कुछ किट देते थे और लोग पैसे भी देते थे ये सोचते हुए कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसी वजह से ये इसको चेंज किया गया, इसी को डिसेबल किया गया। देखिए क्या होता है कि प्राइवेसी वाला तो एक कॉन्सेप्ट मैटर है ये। क्या होता है कि जब आपकी नई कंपनी बनती है, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, उस वक्त अगर आपसे कोई आके आपको मिसगाइड करने की कोशिश करता है तो आपको उस पर ना चाहते हुए विश्वास करना पड़ता है। यही चीज हो रही थी। नई कंपनियां बनती हैं तो उनका एड्रेस जो होता था एमसीए के डेटाबेस पे पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल होता था। तो फ्रॉड कुछ इस तरह से हो रहे थे कि उनके पास एक पोस्टल बैलेट से या कुरियर से एनवेलप जाते थे कि इसमें आपकी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली आपकी नई कंपनी बनी तो आपको लगेगा कि अभी हाल ही में मैंने कंपनी बनाई है तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट से कुछ आया है, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल सा आपका रिएक्शन ही होगा। तो इस बात का फायदा उठाकर ये बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे थे कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी उसकी डिटेल्स एमसीए के पोर्टल पे आती थी, उससे कुछ दिनों के अंतराल में 10 से 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे एनवेलप आ जाता था। इसमें ये बोला जाता था कि आपकी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसके लिए आपको कुछ पे करना है। तो जब आपसे ये बातें कही जाती थी और आपको नई कंपनी बनी है तो आप उसको बहुत आसानी से विश्वास कर लेते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंपनी तो आपने बनाई है। जब भी इंसान को एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो इसी बात का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग के साथ ये चीजें हो रही थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डिसेबल किए गए थे। अब इस एड्रेस को डिसेबल किया गया ताकि जब आपके पास वो कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होगा तो इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं कर सकते आप कि आप उस एड्रेस पे कोई एनवेलप भेजें या किसी भी तरह से आप उन्हें मिसगाइड करने की कोशिश करें। तो इट मींस अब डायरेक्टर्स की डिटेल सारी सेफ है। डायरेक्टर्स की डिटेल सेफ है और इस वजह से किया गया है कि डायरेक्टर्स के साथ साथ कंपनी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के को बेस बना के आपको मिसगाइड नहीं किया जा सकता। तो आकाश जी, दूसरा सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी हाल ही में कोविड को देखते हुए अभी अथॉरिटीज ने कुछ डेट्स, कंप्लायंसेस की कुछ डेट एक्सटेंड करी हैं, तो उसकी वजह से बिजनेसमैन जो है बहुत कंफ्यूज है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की डेट आगे बढ़ी गई हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट की डेट आगे बढ़ी गई है और कितना एक्सटेंशन दिया गया है, वो उस बारे में थोड़ा सा डिटेल करें। देखिए शिल्पा जी, कोविड के इशू की वजह से भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने ये डेट एक्सटेंड की हैं और नॉर्मली भी जब अथॉरिटीज को अप्रोच किया जाता है किसी भी रीजन से डेट एक्सटेंड करने के लिए बल्क में, तो डिपार्टमेंट जो है डेट एक्सटेंड करते हैं। तो हाल ही में एमसीए ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 डेट एक्सटेंड की हैं। पहली डेट तो एक्सटेंड हुई है कंपनी के फॉर्म्स के सबमिशन से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस, और दूसरी डेट एक्सटेंड हुई इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उन्होंने
एजीएम की डेट एक्सटेंड की है। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं उन्हें हर साल अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, एनुअल रिटर्न्स, बैलेंस शीट, तो उसके लिए एक फिक्स डेट होती है जो कि एजीएम से कैलकुलेट की जाती है। तो एजीएम की डेट आपकी एक्सटेंड की गई है 3 महीने से। इट मींस आपकी जिस डेट पे भी एजीएम होने की लास्ट डेट थी, अब आप उसको उस लास्ट डेट से 3 महीने और डिले तक कर सकते हैं। और उससे होगा ये कि एजीएम की डेट के बाद से जो फॉर्म सबमिट किए जाते थे, फॉर एग्जांपल एजीएम से 60 डेज के अंदर कंपनीज को एनुअल रिटर्न सबमिट करना होता है, 30 डेज के अंदर बैलेंस शीट एक्सेट्रा सबमिट करने होते हैं। तो अगर आपकी एजीएम की डेट 3 मंथ से आगे बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो फॉर्म है वो भी ऑटोमेटिक आगे बढ़ गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एजीएम की डेट बढ़ाई है और उससे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस के फॉर्म है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया। यहाँ मैं ये आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो इसका इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के ऊपर आएगा। जो एलएलपीज हैं, जो फर्म्स हैं, मतलब जो अलग बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई कंपनीज के अलावा, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि एजीएम जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिलेटेड है। और दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट को इस साल 30 नवंबर तक एक्सटेंड दे दिया है। इट मीन जो डेट आपकी इनकम टैक्स की थी, आप उसको 30 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। तो ये 2 चेंजेस डिपार्टमेंट के हुए हैं। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था कि क्या इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब अथॉरिटीज को अप्रोच किया जाता है बल्क में वैलिड रीजन के साथ, तो डिपार्टमेंट इसे एक्सटेंड करता है। तो अभी तो लास्ट डेट उन्होंने ऑलरेडी एक्सटेंड की हुई है। उस डेट पे भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं, अप्रोच किया जाता है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट से और अप्रोच करे, बट फिलहाल आज की डेट पे ये डेट फिक्स है। आकाश जी, जैसे कि अभी आपने एजीएम की डेट एक्सटेंशन के बारे में बताया और अभी जो इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंशन के बारे में बताया, लेकिन अभी जो टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंशन है उसके बारे में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो थोड़ा क्लियर करें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया जाता है वैलिड रीजन के साथ तो डेट एक्सटेंड होती हैं। तो इसी तरह से टैक्स ऑडिट की डेट भी जो है एक्सटेंड की गई है। अभी उसकी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर तक गई है। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये डेट फ्यूचर में भी एक्सटेंड होगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड की वजह से सारी डेट को एक्सटेंड किया गया है, तो टैक्स ऑडिट की डेट भी 31 अक्टूबर के बाद आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो और कोई अदर डेट्स जो बच रही हो जो हमारे दर्शक जानना चाहते हो? अभी ऐसे तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस शो को कंटिन्यूअस देखते रहें, क्योंकि टाइम पे डिपार्टमेंट्स के द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। तो जैसे ही कोई और फॉर्म्स की किसी और डेट को एक्सटेंड किया जाएगा तो आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इस शो को कंटिन्यू देखते रहिए। जैसा कि अभी आकाश जी ने बताया कि अगर और भी कोई डेट एक्सटेंशन होंगी तो आपको इस शो के माध्यम से पता चल जाएगी। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू आकाश जी, आपका हमारे शो में आने का और हमारी ऑडियंस को उनके सवालों के जवाब देने का। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा सेकंड एपिसोड और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और आपको आपके सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गए होंगे। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स या कोई भी क्वेरीज हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें, ताकि इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम अपने चैनल पर प्रमोट करें, तो आप अपनी डिटेल्स हमें हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फोन नंबर या मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता आपसे फिर मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। बट हाँ, लास्ट नॉट द लीस्ट, किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ सोर्स के साथ। थैंक यू।